हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। आनुवांशिकता और विकास क्लास 10वीं CBSE NCERT के अंतर्गत साइंस और प्रौद्योगिक बुक काफ़ी महत्वपूर्ण रखेगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बताइए कैसे लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक विविधताओं को जन्म देता है। बात बहुत क्लियर है। देखिए, अलैंगिक जनन में जो है लैंगिक जनन की काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। लैंगिक जनन में जो है बहुत काफ़ी वैरायटी विभिन्नता आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अलैंगिक जनन में जो है एक जैसा ही दिखता है सब कुछ। अलैंगिक जनन काफ़ी महत्व रखता है, कॉपीराइट होती है। जनरल सी बात देखा जाए तो हम यहाँ इसी बात को उजागर करना है कि लैंगिक जनन जो है अलैंगिक से अधिक विविधता क्यों जन्म देता है। तो निम्नलिखित कारणों के कारण अलैंगिक प्रजनन अनेक व्यवहारिक विविधता को जन्म देता है। सबसे पहली बात तो आता है DNA कॉपी करने में गलती। हालांकि ये दुर्लभ थी, लेकिन DNA कॉपी करने में एक बहुत सी गलतियाँ यहाँ पर नज़र आता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस समय यौन कोशिकाएं विकसित होती है पैतृक और मातृ गुणसूत्र बेतरतीब ढंग से अलग हो जाती हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस समय यौन कोशिकाएं विकसित होती है पैतृक और मातृ गुणसूत्र जो है बेतरतीब ढंग से अलग होती है। तो इन कारणों से भी ऐसा देखने को हमें मिलता है। जब युग्मक बनते हैं तो समजात गुणसूत्र आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। यानी जब समजात गुणसूत्र बनते हैं तो वो समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर आनुवांशिक सामग्री का जो है आदान प्रदान होता है, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। कई पीढ़ियों में प्रजनन के परिणाम स्वरूप विविधता जमा हुई होती है। कई पीढ़ियों में प्रजनन के परिणाम स्वरूप विविधता जमी हुई होती है। आपको पता है कि जो आपके अंदर गुणसूत्र मिलेंगे, जो गुण मिलेंगे, वो सिर्फ आपके माता पिता के नहीं मिलेंगे, आपके नाना नानी भी हो सकते हैं और दादा दादी भी हो सकती हैं, क्योंकि उनके भी आपके माँ के अंदर जो होता है गुणसूत्र रहते हैं, कुछ हेरिटेशन रहती है, तो ये आगे ट्रांसफ़र होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कई पीढ़ियों में प्रजनन के परिणाम से विविधता जमा हुई रहती है और व्यापक विविधता स्वाभाविक रूप से पसंद से उत्पन्न हुई होती है। यानी जहाँ पर जिसके गुण होते हैं एक्सप्रेस हो सकता है। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि माता पिता काले हों बट उसके बच्चे गोरे हों, और ये भी देखने को मिल सकता है आपको कि माता पिता काले हों और बच्चे गोरे हों। तो इस कंडीशन में गलत भावनाएं नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। इस कंडीशन में ये होना चाहिए समझ कि ये कंडीशन जो है हो सकता है आपके पैतृक पूर्वजों से जो है ट्रांसफ़र हुई हो, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। और यही मेडलफ ने भी साबित किया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आपके मन से हमेशा हट जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो मनुष्य है हमेशा शक के निगाहों से जो है दूसरे की तरफ देखता है, लेकिन ये बात उनको समझ से परे रहती है और कभी ये बात को समझने की कोशिश नहीं करती हैं। तभी हमारे समाज में इतनी तरह के जो है प्रॉब्लम आती रहती है। तो ये आपको समझना है कि कई पीढ़ियों में प्रजनन की परिणाम से विविधता जमा हुई रहती है और व्यापक विविधता स्वाभाविक रूप से जो पसंद होते हैं वहाँ उत्पन्न होती है। यानी ये जिन कहीं भी एक्सप्रेस हो सकती है। क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही माता पिता लगे होते हैं, इसलिए विभिन्नता अत्यधिक बाधित होती है। और लैंगिक जनन में जो होता है एक ही माता पिता लगे रहते हैं, इसलिए में विभिन्नता में अधिकतम बाधित होती है। परिणाम स्वरूप संतान माता पिता के आनुवंशिक संरचना का साझा ही करते हैं। आप अलैंगिक जनन में जो होगा माता पिता के जैसे ही बच्चे का निर्माण होगा, लेकिन लैंगिक जनन में विभिन्नता आपको देखने को मिलेगा, और ये सत्य है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ गए होंगे कि अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही माता पिता लगे होते हैं, इसलिए इसमें विभिन्नता हमें अधिक बाधित होती है। लेकिन लैंगिक जनन में जो है माता पिता से बहुत संरचनाएं जो है आनुवंशिकता का जो है आदान प्रदान होती है, इसलिए बच्चों में बहुत ही विभिन्नता हमें नज़र आती है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से कि केवल एक दृश्य विपरीत लक्षण पर विचार करते हुए लक्षणों की विरासत पर मटर के साथ मेडलफ के प्रयोग की व्याख्या करना है। कि जो मेडलफ ने जो है अपनी मटर पर प्रयोग किया था वो किस बेस पे आधारित थी। देखा जाए तो शुद्ध लंबे मटर के पौधे और शुद्ध बौने मटर के पौधों को मेडलफ द्वारा संकरण कराया गया था।
यानी शुद्ध लंबे मटर और शुद्ध बौने मटर के साथ जो है मतलब ने क्रॉस करवाई थी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखें तो प्रत्येक F1 पीढ़ी का पौधा लंबा था, यानी पहले F1 पीढ़ी के जितने भी पौधे हुए सबके सब लंबा था। मेडलप ने जब F2 पीढ़ी में गया तो वहाँ पर उसने देखा कि 3:1 के अनुपात में लंबे और दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त किए गए। जब उन्होंने F1 पीढ़ियों को प्राप्त किए तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पहले पीढ़ी में देखा गया तो सारे पौधे लंबे हुए, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी में गया तो 3 पौधे जो थे लंबे थे लेकिन एक बौना हुआ। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है कुछ जो है बौने मटर के जो है मेडलप की शुद्धता उसमें आ गई। और यह बात बताता है कि विरोधी विशेषताओं ने प्रत्येक सेट के लिए 2 एलील्स क्या है, यानी यह बताता है कि विरोधी विशेषताओं के प्रत्येक सेट के लिए 2 एलील्स क्यों हैं। एक प्रमुख एलील उस विशेषता को निर्धारित करती है जो पहली पीढ़ी यानी F1 में व्यक्त होती है। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एलील उस विशेषता को निर्धारित करता है जो पहली पीढ़ी F1 में व्यक्त होती है, जबकि एक अप्रभावी जीन उस विशेषता को नियंत्रित करती है जो पहली पीढ़ी में व्यक्त नहीं होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। देखा जाए तो जब हम F1 व्यक्तियों में दोनों विरोधी एलील्स मौजूद होते हैं तो एलील्स का कोई मिश्रण नहीं होता है, और इसके बजाय यह युग्मक के उत्पादन के दौरान एक बार फिर अलग हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब F1 व्यक्तियों में दोनों विरोधी एलील्स मौजूद होते हैं तो एलील्स एक कोई विशेष मिश्रण नहीं होता है, और इसके वजह से युग्मक के उत्पादन के दौरान एक बार फिर अलग हो जाता है, और इसलिए अप्रभावी जीन के संयोजन के परिणाम स्वरूप F2 पीढ़ियों में अप्रभावी लक्षण फिर से उभर आते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये जो है F2 में अप्रभावी लक्षण फिर से जो है उभर आते हैं। पहले पीढ़ी में नज़र नहीं आएगा, लेकिन दूसरी पीढ़ी में इस तरह के लक्षण जो है ज़रूर नज़र आएंगे। और इसी बात को अगर हम डायग्रामेटिक देखें, चित्र के अनुसार देखें, तो ये समझने के लिए हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं पिक्चर को। अब यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो यहाँ पर ट्रे सीड शेप है, एलील्स जो होगा R होगा, जो कि स्मॉल r और कैपिटल R में हम यहाँ एलील्स लेंगे, और क्रॉस जो होगा राउंडेड सीड जो राउंडेड सीड के साथ करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर जीनोटाइप जो होगा वो RR, कैपिटल R, स्मॉल r एंड स्मॉल r। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा जीनोटाइप्स। अगर फिनोटाइप की बात करें तो इसमें राउंडेड एंड ब्रिंकलिक सिर्फ एक होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है। जरा देखा जाए तो जीनोटाइप आप समझ गए होंगे कि जीनोटाइप की यहाँ पर संख्या जो है, जीनोटाइप की अगर रेशो की बात करें तो 1:2:1 पे आएगा। यानी आप देख सकते हो कि 2 कैपिटल R है, 2 स्मॉल r है, इसलिए जीनोटाइप जो होगा 1:1 के आएगा रेशो में। अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो जनरल सी बात है कि 3 में जो होगा कैपिटल R आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन 1 में जो है स्मॉल r है, तो इसका जो है फिनोटाइप रेशो बनेगा 3:1। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से रखता है। और हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वंशानुक्रम की क्रियाविधियों की बुनियादी विशेषता बताएं। वंशानुक्रम की क्रिया विधि की बुनियादी विशेषता को हमने यहाँ पर बताना है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो वंशानुक्रम तंत्र के कुछ मूलभूत घटक यहाँ पर दिए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं चरित्र जीन द्वारा नियंत्रित होती है। चरित्र जो होता है किसी का, वो जीन निर्धारित करती है और जीन के ये नियंत्रण में रहता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो जीन 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूप ले सकते हैं, यानी जीन जो है 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूप को ले सकते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, और एक प्रकार की जीन दूसरे पर हावी हो सकती है, यानी एक जीन जो है दूसरे जीन पर हावी हो सकती है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं एक ही जीन के 2 संभावित संस्करण हैं, जो सामान्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
यानी एक ही जीन के दो संभावित संकरण हैं जो सामान्य भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखा जाए युग्मक निर्माण के समय जीन दो रूपों में विभाजित हो जाती है। यानी देखा जाए तो युग्मक निर्माण के समय जीन जो है दो रूपों में विभाजित हो जाती है, और देखा जाए तो युग्मज में दो जीन रूप एक साथ भी आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मेंडल के प्रयोग कैसे दर्शाते हैं कि लक्षण या तो प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर और साफ है कि मेंडल के प्रयोग कैसे दर्शाते हैं कि लक्षण या तो प्रभावी होते हैं या अप्रभावी हो सकते हैं। यहाँ काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो मोनोहाइब्रिड ब्रीड क्रॉस पर मेंडल के परीक्षण से पता चलता है कि लक्षण या तो प्रभावी होते हैं या अप्रभावी हो सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो मेंडलेव ने यहाँ पर उपयोग जो है लंबे के लिए इन्होंने टी का उपयोग किया, कैपिटल टी, और बोने के लिए यानी ड्राफ्ट के लिए इन्होंने स्मॉल टी का उपयोग किया। मटर के पौधों को पार करके प्रयोग किया गया और ये प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए और देखा भी गया कि F1 पीढ़ी का प्रतिनिधित्व उन पौधे द्वारा किया गया जो निषेचन के परिणाम स्वरूप उभर के आए थे। इसलिए F1 के सभी पौधे बहुत ऊंचे थे, यानी सब के सब जो है इक्वल थे, ऊंचे थे, लंबे थे। तो ये F1 जनरेशन में थी। मेंडलेव ने फिलियस पीढ़ी से पौधों को स्वयं परागण करना जारी रखा और परिणाम ये निकला कि F2 पीढ़ी द्वारा उत्पादित पौधों में 1/4 बौने थे, यानी 4 में से 1 जो थे बौना था। और ये बात यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि ये स्वयं परागण करने के पश्चात जब F2 जनरेशन में जाएगा तो पीढ़ी द्वारा उत्पादित पौधों में से 1/4 बौने हमें प्राप्त होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट था ये। देखा जाए तो मेंडल ने इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि लंबे यानी F1 पौधे सच्चे प्रजनन वाले नहीं थे। यानी देखा जाए जो F1 पौधों में प्रजनन हुई वो सच्चे नहीं थे। तो ये बात वहाँ पर नोट करने वाली थी। इसके बजाय उनमें लंबे और बौने का दोनों के गुण थे। देखा जाए तो लंबे यानी जो F2 जनरेशन में गई वहाँ पर लंबे पौधों के साथ साथ जो थे बौने पौधे के गुण भी थे, क्योंकि लंबेपन की विशेषता बौनेपन के लक्षणों पर हावी थी, इसलिए कुछ पौधे लंबे थे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इस प्रकार यह विचार जो पुष्ट होता है कि लक्षण या तो प्रभावी हो सकते हैं या अप्रभावी हो सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले जनरेशन हमने देखा कि लक्षण अप्रभावी थे, लेकिन जैसे हम F2 में गए वहाँ पर हमें प्रभावी लक्षण देखने को मिला, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी बात को अगर हम डायग्रामेटिक शो करें यानी चित्रों के अंतर्गत देखें तो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं पिक्चर और डायग्राम की क्या इसकी में विशेषता जो है मेंडल ने दर्शाई थी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो आपके समक्ष मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो पिक्चर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेंडल ने इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट को जो है दर्शाया था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी साबित हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो F1 गैमेट यानी पहली जनरेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी के जो है आपस में करवाया गया है क्रॉस। तो इसमें हमारी पहली जनरेशन की खासियत ये रही कि सारे पौधे जो थे टॉल यानी लंबे लंबे नज़र आए, जो कि यहाँ मेंडल ने साफ शब्दों में कहा था। दूसरी तरफ अगर हम चले F2 गैमेट्स में यानी दूसरे जनरेशन में, तो यहाँ पर ये पाया गया कि एक तो टॉल दिख रहा है और दूसरा जो है यहाँ पर शॉर्ट दिखा, यानी बौनेपन जो है लक्षण उभर के सामने आया। यानी पहले लक्षण में हमें कुछ भी अधिक जो है फर्क देखने को नहीं मिला, लेकिन दूसरे में प्रभावी हुआ। पहले में अप्रभावी था लेकिन दूसरे जनरेशन में प्रभावी हुआ। यानी देखा जाए तो कैपिटल टी जो है लंबे पौधे के लिए यूज़ किया गया है और डी जो है ड्राफ्ट प्लांट यानी देखा जाए डी जो है बौने पौधों के लिए हुआ। तो यहाँ पर पहला जनरेशन जो था अप्रभावी था
लेकिन जैसे हम दूसरे जनरेशन में जो है प्रजनन करवाई गई तो यहाँ देखा गया कि पौधों में एक बौना पौधा भी आया जो कि प्रभावी था। यहाँ पर इसको प्रभाव देखने को मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एग्जाम व्यू से, और इसको आपको नोट भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मेंडल के प्रयोग में यह कैसे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिले हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था सभी साइंटिस्टों के लिए, और मेंडलेव ने इस बात को जो है स्वतंत्र रूप से जो है बताने की कोशिश किया। और मेंडलेव के प्रयोग से यह कैसे पता लगा कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिले हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से। मेंडलर का जो है डायहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग दर्शाता है कि विशेष अलग अलग विरासत मिली है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो डायहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडलेव ने यहाँ पर की, ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण था। और उन्होंने पाया कि उन्होंने प्रयोग में दो विशेषता का उपयोग किया, बीज का आकार और बीज का रंग। सबसे पहले तो उन्होंने बीज का आकार का अध्ययन किया, और दूसरी बात था बीजों का रंग। कहते हैं इससे काफ़ी बात क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाती है। देखा जाए तो गोल आकार यानी कैपिटल आर और झुर्रीदार आकार पर हावी है। पीला रंग यानी वाई वाई, हरे वाई वाई आर आर पर हावी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मेंडलेव ने जो है बताने की कोशिश किया कि लक्षण स्वतंत्र रूप से हमें विरासत में मिलते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट में ये बात साफ हुआ कि डायहाइब्रिड क्रॉस यानी कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई की F2 संतानों में गोल पीले यानी कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई बीज वाले 9 पौधे होंगे। यानी ये 9 पौधों के रूप में हमारे समक्ष आए। गोले हरे यानी स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई वाले पौधे झुर्रीदार थे। देखा जाए तो 3 पौधे आए हमारे पास, और झुर्रीदार पीले जो थे, जो स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई वाले 3 पौधे थे। और देखा जाए तो इसका अनुपात काफ़ी दिलचस्प था, 9:3:3:1, यानी 9 इसका अनुपात जो बना 9:3:3:1। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये हमारा अनुपात जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। उन्होंने यह भी नोट किया कि गोलेदार हरा और झुर्रीदार पीला, नया झुर्रीदार हरा और गोला पीला पैतृक संयोजन हो सकती हैं। यानी ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी बात पे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखा, और इन्होंने नोट किया कि पीले हरा और झुर्रीदार पीला नया और झुर्रीदार हरा और गोल पीला पैतृक संयोजन है। यानी वो पैतृक से प्राप्त होने वाले जो है गुण हैं, और इस बात को यहाँ क्लैरिटी के साथ बताई गई। और इसका प्रमुख लक्षण था कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और गैर प्रमुख लक्षण जो थे यहाँ पर देखने को जो मिले वो स्मॉल आर, स्मॉल वाई, आर वाई, कैपिटल आर एंड वाई, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। और देखा जाए तो स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले दोनों बीजों के बीच एक डायहाइब्रिड क्रॉस द्वारा 4 अलग अलग प्रकार के युग्मक उत्पन्न हुए। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताता है, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होने पर प्रत्येक युग्मक उत्पन्न होने वाले युग्मों की कुल संख्या को 25% की प्रवृत्ति पर होती है। यानी देखा जाए तो 25% जो है हमारे पिछले जनरेशन से आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी बात को अगर हम डायग्रामेटिक पे शो करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम व्यू से। चलिए देखते हैं, डायग्राम भी हम एनालाइज करके देखते हैं और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके समक्ष जो डायग्राम प्रस्तुत हुआ है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और देख सकते हो यहाँ पर ये आपको जो है बिल्कुल क्लियर कर देगा। इसमें आपको समझने के लिए बहुत कुछ है और समझने के लिए इसमें बहुत है भी। देखा जाए डायहाइब्रिड क्रॉस यहाँ दर्शाया गया है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके समक्ष जो रखा गया है पीला, पीला जो है बिल्कुल राउंडेड है,
इसमें किसी प्रकार की झुर्रियाँ आपको नहीं दर्शाया जा रहा है, बिल्कुल राउंडेड है। और इसका जो है कैपिटल R एंड कैपिटल Y से रिप्रेजेंट की गई है। अगर दूसरा हम देखें ब्रिंकलिंग यानी झुर्रीदार है, ग्रीन सीड है यानी हरा बीज जो है आपके समझ दिख रहा होगा, जिसको स्मॉल r और स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया गया है। ये दोनों जो हमें लिए हैं पीला और हरा, वो पेरेंट्स है। और पेरेंट्स से जब पेरेंट गैमेट के साथ क्रॉसिंग होता है तो पीला यानी फर्स्ट जनरेशन में हमें पीला ही प्राप्त होता है। लेकिन पीला किसी के अगर ग्रीन के साथ आगे सेल्फ पॉलिनेशन होती है, जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा यानी स्वयं परागण, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है स्वयं परागण जब होगा तो हमारा कुछ रेशो इस प्रकार आपको जो बॉक्स में दिखाया गया है उस प्रकार आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि येलो कलर जो डोमिनेट है, यहाँ पर 9 येलो राउंडेड शेप आपको नज़र आ रहा होगा। वहीं पे अगर आप देखिएगा तो येलो शेप में ही झुर्रीदार आपको 3 नज़र आएंगे। इसकी जनरेशन की और आगे विशेषता थी कि जो हमारे पेरेंट्स में जो है ग्रीन सीड झुर्रीदार थी, यहाँ पर आकर वो जो है येलो के साथ उसका कुछ गुण लेके अपने आप को जो है एकदम राउंडेड शेप में आ गया। देख सकते हो ग्रीन जो है 3 ग्रीन आपको नज़र आ रहा होगा जो राउंडेड शेप में है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रीन सीड जिसके साथ हुआ था पेरेंट्स था ये, उसका सिर्फ एक ही गुण आपको लास्ट में नज़र आ रहा होगा, ग्रीन ब्रिंकलिड, यानी ये सेकेंड जनरेशन में ये सारे कार्य हुए। तो ये पिक्चर भी बहुत कुछ समझा सकता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। जैसे आप देख सकते हो पहले कैपिटल R कैपिटल Y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल r और स्मॉल y लेके ऊपर 4 हमने रखे हैं, 4 नीचे सेम ही रखे हैं और फिर इन दोनों को आपस में क्रॉस किए हैं। तो हमारा यहाँ पर जो रेशो आता है 9:3:3:1 का रेशो आता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम व्यू से। और हमारा अंतिम क्वेश्चन जो आया है वो अपनी विशेषता लेके आया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के प्रयोग पौधे का चयन क्यों किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधे का चयन क्यों किया, ये सबसे बड़ी बात है। कहते हैं जो उसने एक्सपेरिमेंट 3 रेशो पर किया, 1:2:1, 3:1 और 9:3:1। तो ये जो इसकी प्रिंसिपल था, जो सिद्धांत इसने दिया, इनका एक्सपेरिमेंट मटर के पौधों पे की गई। लेकिन मेंडल ने सबसे प्रथम बात तो यही आता है कि मेंडल ने किसी और पौधे को क्यों नहीं सेलेक्ट किया, मटर का ही पौधा क्यों सेलेक्ट किया। और उसको देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मेंडल का प्रयोग इन्हीं चीज़ों पर आधारित था और मेंडल का पूरा नाम जो था गेर्ग जोहान मेंडल था और उसको आनुवांशिकता का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है। यानी देखा जाए इसको पितामह कहा जाता है आनुवांशिकता का। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है, या तो मेंडल का पूरा नाम के अंतर्गत आ जाए या जेनेटिकल फादर किसे कहते हैं तो ये भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। उन्होंने बगीचों के मटर के पौधों में मौजूदा 7 जोड़े विपरीत लक्षणों की विरासत का अध्ययन किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने बगीचे के मटर के पौधों में मौजूद 7 जोड़े यानी 7 पेयर्स ऑफ विपरीत लक्षणों यानी जिनके लक्षण अलग अलग थे का विरासत का अध्ययन किया कि उन्हें अगले जनरेशन से क्या मिला है। तो इसे हम विरासत कहते हैं कि विरासत में उनको क्या मिला है। तो इन्होंने 7 जोड़े विपरीत लक्षणों जिनके अलग अलग करैक्टर थे उसका इन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने इन अध्ययनों के आधार पर आनुवंशिकता के 3 सिद्धांत प्रस्तावित किए, जो है 1:1 रेशो और देखा जाए तो 3:1 रेशो, 3:1 रेशो का और 9:3:1।
तो ये तीनों के तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। अब चलिए देखते हैं कि मेंडल ने जो है आखिरकार मटर के ही पौधे को सिलेक्शन क्यों किया और क्या कारण था। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही काफ़ी दिलचस्प रहेगा और एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण भी रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे क्यों चुना, इसके कारण यहाँ पर उपस्थित हो गया है। देखा जाए तो विपरीत रूपों के साथ अवलोकन योग्य लक्षणों की उपस्थिति। सबसे पहले मटर में एक खासियत थी कि विपरीत रूपों के साथ अवलोकन योग्य लक्षणों की उपलब्धि थी। कहते ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि विरासत रूप के साथ अवलोकन करने के लिए सभी लक्षण जो है मटर के पौधों में उपस्थित थी और यह एक बार में कई संतान पैदा कर सकते थे, यानी एक बार में कई बीज उत्पन्न हो सकते थे। इसलिए यहाँ पर मेंडल ने जो मटर के पौधों का सिलेक्शन किया। इवन देखा जाए तो इसकी खेती करना भी आसान था। मेंडल ने देखा कि मटर के पौधे का खेती करना बहुत ही सरल है। कहते हैं जो चीज़ सरल होता है उस पर एक्सपेरिमेंट करना भी आसान रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका जीवन चक्र काफ़ी छोटा होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लंबे जीवन चक्र में करोगे तो कहते हैं पौधे में जब तक हम जनरेशन देखेंगे नहीं तब तक जो है देखने वाले की मृत्यु हो जाएगी। कारण क्या है, इतना लंबा समय तक कौन जिंदा भी रहता है। इसलिए यहाँ पर मेंडल ने जो है इसी बात को जो है मेन प्रायोरिटी दिया कि मटर के पौधे के जीवन चक्र जो होता है काफ़ी छोटा होता है और मटर के पौधे के फूल उभयलिंगी होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी, यानी जितनी बात उसको आदर्श चाहिए वो सारे के सारे जो है मटर के पौधों में मिल गया कि मटर के पौधे के फूल जो है उभयलिंगी होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात था इसमें स्वयं परागण करने के अलावा यदि इन पौधों का क्रॉस परागण किए जाए तो परागण से भी गुजर सकते हैं। यानी इनमें दोनों तरह के पोलिनेशन थे, सेल्फ भी थे और क्रॉस भी थे, यानी स्वयं परागण भी थे और पर परागण भी थी। अब देखिए ऐसा गुण किसी किसी पौधों में ही मिलता है, सारे गुण एक पौधों में नहीं मिलता है, लेकिन मटर में सारे गुण देखने को मिले कि इसमें संतान पैदा करने एक बार में कई संतान पैदा करने का लक्षण भी था। तो इसका जो है जीवन चक्र छोटा भी था। इवन किसका ये फूल उभयलिंगी भी थी और इसमें स्वयं परागण और पर परागण की करने की क्षमता भी थी। देखा जाए तो इसमें जो है स्वयं परागण द्वारा सत्य प्रजनन अर्थात शुद्ध पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे इंसानों में देखा जाता है तो वो अपने ही जो है प्योर खून से मैरिज करते हैं, यानी अपने रिश्तेदारों में जिससे इनकी प्योरिटी बनी रहती है। सेम मटर के पौधों में ही देखने को मिला कि स्वयं परागण द्वारा प्रजनन यानी शुद्ध पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये लक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इनकी विशेषताओं के बिना किसी भी कठिनाई के ठीक से पहचाना जा सकता था, यानी विशेषताओं को बिना किसी कठिनाई से ठीक से पहचानने की इसमें बिल्कुल क्षमता थी। और इसका मतलब यह है कि इस पौधे के लक्षण आसानी से देखे जा सकते हैं, यानी इन पौधों के जो लक्षण हैं हम बहुत ही आसानी और सरलता से देख सकते हैं। इन पौधों में बड़े फूल होते हैं, ये भी इसकी विशेषता थी कि मटर के पौधों में बड़े फूल होते हैं। इसलिए इस फूल के दूसरे फूलों के परागण से मिलाने के लिए पराग कोश या नर को आसानी से हटाया जा सकता था, यानी परागण कोश को हटाना इसमें काफ़ी सरल था। तो आप समझ गए होंगे कि मेंडल ने जो है मटर के पौधों का ही चयन क्यों किया और ये चयन उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी था और उसको जो है जेनेटिक्स का यानी आनुवंशिकता का पितामह भी इसी मटर के कारण ही ये पदवी मिली, क्योंकि ये मटर के पौधों में सारे गुण थे जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आसान कर सकता था। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन का सिलसिला चल रहा था आनुवांशिकता और विकास यानी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के चैप्टर के अंतर्गत, क्योंकि आधे चैप्टर तो उसके कट चुके हैं, एवोल्यूशन वाले सारे पार्ट कट चुके हैं, यहाँ पर जो है सेक्स डिटर्मिनेशन तक ही है। तो ये यहीं तक ही आपका सिलेबस के अंतर्गत ही मैंने वीडियो बनाई है और इसमें जो 12 क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम व्यू से भी महत्वपूर्ण रखता है और आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 12 के 12 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। त्रिपाण स्टैंडर्ड का विश्वास है कि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से ही होगा और बाहर से कोई क्वेश्चन इसके अंतर्गत नहीं आएगा।
तो इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर हो सकता है, और शेयर नहीं कीजिएगा तो दूसरे बच्चों का केयर भी नहीं होगा। कहते हैं दोस्तों, अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, दूसरे के लिए जीना ही एक इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। तो हमें इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, तो जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर में हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि शेयर कोई गलत चीज़ नहीं है। आप किसी को कुछ बताना चाहते हो, कुछ बता के ही जो दूसरे बच्चों का सहायता किया जा सकता है। मैं बात कई बच्चों से सुनता हूँ कि उनको इस वीडियो का पता नहीं था, इनके पास वीडियो थी नहीं। तो ये मैं जानता हूँ कि मैं तो चलो यूट्यूब पर डाल देता हूँ, सब बच्चों तक पहुँचने की तभी होता है जब आप चलो सब्सक्राइब करते हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं और स्किप कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। और यहाँ तो थोड़ी सिलसिला ख़त्म होने वाला है आपका। आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर के साथ एक बार जो है संबंध बन जाता है, बंधन में आप बंध जाते हो, तो कई समय तक आप त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ जाते हो। कारण क्या है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर 8 से लेकर MA तक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार किया हुआ है, और यह समय समय पर हर समय वीडियो जो है आता ही रहता है, और हर एक क्लास के बच्चों के लिए। ये नहीं कि सिर्फ एक क्लास का ही इसमें प्रोग्राम चल रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी क्लासों के बच्चों को कुछ न कुछ जो है प्राप्त होता रहता है समय रहते रहते। और एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पर महत्वपूर्ण भी बनता है। इसलिए दोस्तों सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को साथ सब्सक्राइब कीजिए और त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ जाइए।